और आज से ओवल में होगा भारत इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट मुकाबला। सीरीज में बराबरी करने उतरेगी टीम इंडिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स चोट के कारण बाहर। साल 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण हैं। इसके साथ ही एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्रित नहीं किया गया था। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हो सकती और विश्वसनीय नहीं है। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि विस्फोट से ठीक पहले ये साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी। मालेगांव बम विस्फोट पर 17 साल के बाद ये फैसला आया है। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। सवाल कई हैं जो कोर्ट में जज ने जिन बातों को सामने रखा उसमें यह भी बहुत साफ था कि इस पूरे मामले पे यूएपीए लागू नहीं होता है। यूएपीए के तहत इस मामले को दर्ज नहीं किया जा सकता था। एनआईए कोर्ट ने बहुत साफ कहा। एनआईए कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। इस मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण एनआईए कोर्ट ने पाए हैं और ये एक बड़ा आधार रहा सभी 7 आरोपियों के बरी होने का। सबूतों का अभाव एक बड़ा कारण रहा जिसके तहत इन सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया है। घटनास्थल से कोई भी फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्रित नहीं किया गया है, तो सबूतों के अभाव में नमूने दूषित पाए गए, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक और विश्वसनीय नहीं है। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर भी स्पष्ट नहीं था, नहीं मिल पाया चेसिस नंबर, और यही एक कारण है कि मालेगांव बम विस्फोट मामले में 17 साल के बाद सभी 7 आरोपियों को अब से थोड़ी देर पहले एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर कांग्रेस पर हमला बोला है क्योंकि ये वही मामला था जिसे लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवा आतंकवाद का एक बड़ा आरोप लगाया था। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। एनआईए कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है और कभी रहेगा। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट 2008 केस में बड़ा फैसला आने के बाद 7 आरोपियों को बरी करने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है और ना कभी रहेगा। तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने 2008 के बाद से भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव की शुरुआत की थी। आज 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट में जब 2008 केस में 7 लोगों को बरी किया गया है, तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कांग्रेस पर हमलावर है क्योंकि उनका मानना है कि ये जिस तरह का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई थी मालेगांव ब्लास्ट से, आज वो नैरेटिव ध्वस्त होता है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है और ना कभी रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में साथ ही साथ कई जो एक तरह से 3 एजेंसियों की जांच रही 17 साल में, इस जांच में
कई ऐसे लूप होल्स पाए गए हैं जिसे लेके एनआईए कोर्ट ने सवाल उठाया है। एनआईए कोर्ट का कहना है कि चेन ऑफ जो तमाम एक तरह से जो सबूत दिए गए हैं और जो पूरा मालेगांव ब्लास्ट में चेन ऑफ इंसिडेंट्स रहे हैं उसके सही सबूत सामने नहीं आ पाए हैं। यूएपीए के तहत ये मामला कभी भी नहीं दर्ज किया जा सकता है, उसे भी दोषपूर्ण पाया एनआईए कोर्ट ने। तो एनआईए कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ कई ऐसे बड़े ऑब्जर्वेशन दिए हैं जिन्हें लेकर अब राजनीतिक एक तरह से टीका टिप्पणी से लेकर एक सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर शुरू हुई है। हम जानते हैं 2008 के बाद से जिस तरह से इस मामले के बाद भगवा आतंकवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस हमलावर हुई थी, उसके बाद से 17 साल तक इसमें 7 आरोपियों ने कई प्रताड़ना झेली, क्योंकि इस फैसले के आने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपना जो बयान दिया उसमें उन्होंने यही कहा है कि किस तरह से प्रज्ञा ठाकुर कर्नल पुरोहित को देश में आतंकवादी घोषित कर दिया गया था इस मामले के बाद। और शिशिर सेल्लार मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोशन लाल गौर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, इस मामले के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया है वो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर कांग्रेस को घेरने जा रही है। जिस तरह से भगवा आतंकवाद के इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कांग्रेस ने मालेगांव ब्लास्ट के बाद शुरुआत की थी, इस पूरे मामले में जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का रहा है उसमें किन बातों पर ध्यान जाता है? क्योंकि 3 एजेंसियां अगर जांच करती हैं तो किस तरह से 17 साल के बाद वो जांच एक तरह से खोखली भी पाई गई, सबूत नहीं है सामने, यूएपीए के तहत मामला नहीं दर्ज किया जा सकता। तो ये एजेंसियां 17 साल तक क्या कर रही थी? बिल्कुल, देखिए 2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया तो चली, लेकिन इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक नई कहानी जो सामने लाई गई थी वो थी भगवा आतंकवाद की कहानी। ये कहा गया था कि भगवा आतंकवाद के जरिए जो है कुछ लोग इसमें लिप्त है, हिंदू संगठनों से हिंदू संगठन जो है कुछ संगठन है वो इसमें लिप्त है जो कि आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार के आरोप जो उस वक्त लगाए गए थे और उसके बाद हमने देखा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, कर्नल पुरोहित हो, कुलकर्णी हो या फिर मेजर उपाध्याय हो, रिटायर्ड मेजर उपाध्याय हो, जैसे कई नाम जो है इस मालेगांव ब्लास्ट केस में सामने आए। उस वक्त जो सबसे पहला वर्जन कहेंगे तो एटीएस द्वारा चार्जशीट फाइल की गई थी। एटीएस द्वारा ये कहा गया था कि फंडिंग हो रही है अभिनव भारत जो कि एक संगठन है, हिंदू संगठन है, खासतौर पर जुड़ी है, इससे जुड़े हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह और साथ ही साथ कर्नल पुरोहित इससे जुड़े हैं। ये कहा गया कि इन दोनों के बीच बैठकें हुई। ये कहा गया कि अभिनव भारत जो संगठन है उसके जरिए पैसों का जो है आदान प्रदान किया गया इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। साथ ही साथ एक पूरा रोल कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का इसमें है, फिर चाहे वो बाइक का जिक्र कोर्ट ने किया या फिर जिस प्रकार से जो एक्सप्लोसिव थे वो कर्नल पुरोहित के घर में जो है पाए गए, इस प्रकार के आरोप किए गए। तो ये सभी आरोप जो है एटीएस ने उस वक्त किए थे। हालांकि तत्कालीन जो विपक्ष थी, बीजेपी थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। ये उस वक्त बीजेपी का कहना था और कई नेता जो है हमने देखा उस वक्त भी काफी मुखर थे। हालांकि इसके बाद एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया चली। शिशिर, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, सवाल बड़ा है। एटीएस ने जो तमाम आरोप साबित किए 7 लोगों पर जिन्हें आरोपी साबित किया है, एनआईए कोर्ट ने किन किन फ्लॉज को गिनाया आज? जांच में वो कौन से सबूत नहीं मिले जो एक तरह से एटीएस ने कहा था इन 7 आरोपियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे प्रमुख बात यह कहा गया था कि जो ब्लास्ट में स्कूटर का इस्तेमाल किया गया जिस पे एक्सप्लोजिव रखे गए थे, ये आरोप थे कि वो स्कूटर साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी। इस प्रकार से आरोप उन पे लगाए गए। हालांकि इसके बारे में जो है कोर्ट में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। कोर्ट ने इसके बारे में टिप्पणी की, देयर इज नो सब्सटेंशियल एविडेंस ऑफ इट, इसलिए इस जो आरोप को खारिज किया गया। दूसरा आरोप अगर देखा जाए तो कर्नल पुरोहित पर लगाया गया था कि उनके घर में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे। हालांकि जब जांच एजेंसियां उस वक्त उन्होंने पूरे घर की जांच की थी, स्केचेस किए थे, कुछ फोटोग्राफ्स थे, कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई भी इस प्रकार की बात सामने नहीं आ रही कि कर्नल पुरोहित के घर में एक्सप्लोजिव पाए गए थे। इसलिए इस आरोप का भी खंडन जो है कोर्ट ने किया कि इसको भी जो है माना नहीं जा सकता। तीसरी बात सामने आ रही थी कि अभिनव भारत संगठन जो
कहा जा रहा है कि जिससे कर्नल पुरोहित जुड़े हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह जुड़ी है। इस जो अभिनव भारत संगठन है इसमें जो है फंडिंग जो है इस बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी, ये आरोप जो लगाए गए थे उस वक्त एटीएस द्वारा भी। आज कोर्ट ने कहा कि किसी भी फंडिंग ट्रेसेस के बारे में जो है जानकारी, जो सबूत है वो सामने नहीं आ पाए हैं। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए थे उसको भी कोर्ट ने जो आज खारिज किया गया कि जो एविडेंसेस थे और वो एविडेंसेस पर्याप्त नहीं थे और वो एविडेंसेस माने नहीं जा सकते। इस प्रकार की कोर्ट की टिप्पणी थी और कोर्ट ने यह भी कहा कि खास तौर पर अगर देखा जाए तो आतंकवाद किसी भी धर्म का नहीं होता है, आतंकवाद होता है, किसी भी धर्म को उससे जोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी थी जो जज थे उन्हें टिप्पणी दी। तो जाहिर सी बात है ये जो प्रमुख आरोप थे जो इन आरोपों के खिलाफ थे उन सभी आरोपों का खंडन जो है एक एक आरोप का खंडन कोर्ट ने किया। हालांकि इसके बारे में जो है सबूत भी दिए गए, जो डिफेंस के द्वारा सबूत दिए गए, प्रोसिक्यूशन द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसमें कोई तथ्य नहीं पाए गए। तो इन सभी चीजों को जो है कोर्ट ने आज खारिज किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि एटीएस ने इससे पहले आरोप लगाए थे, लेकिन एटीएस ने जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की तो जो मकोका लगाया गया था इन आरोपों के खिलाफ उस मकोका को हटाया गया था। मतलब समझ सकते कि जब दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई 2011 में तो उसमें मकोका नहीं लगाया गया था, मकोका के चार्जेस हटाए गए थे। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 2011 में ही ये जो मामला था वो एनआईए को सौंपा था। हालांकि एनआईए ने 2016 में इसके बारे में जो है पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। इसमें कई जो तथ्य जो सामने आए थे कि इस प्रकार से जो भगवा आतंकवाद की एक टर्मिनोलॉजी को कॉइन करने का प्रयास किया गया था उसमें तथ्य नहीं था। हालांकि जब दूसरी चार्जशीट 2018-19 में जब एनआईए ने साबित की तो उसमें काफी चीजें स्पष्ट हो चुकी थी कि किस प्रकार से जो है ये कॉन्स्पिरेसी थी। हालांकि इसके पूरे प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो बीजेपी द्वारा, मतलब तब अगर तत्कालीन विपक्ष देखा जाए, बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको फैब्रिकेटेड कर रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फैब्रिकेटेड कर रहा है। ये आरोप तत्कालीन विपक्ष द्वारा लगाए गए थे। आज बीजेपी का अगर रुख देखा जाए, बीजेपी के नेता खासतौर पर मुख्यमंत्री भी अपने ट्वीट में बात कह रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के अन्य नेता कह रहे हैं कि जो आरोप उस वक्त बीजेपी ने लगाए थे वो आज सच साबित हो रहे हैं। जी, हमारे साथ रोशन लाल गौड़ भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रोशन लाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमलावर अब कांग्रेस पे उसका कहना है कि ये एक तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत की थी कांग्रेस ने 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के साथ, और यूं कहें इसकी शुरुआत 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के साथ शुरू हुई थी। लेकिन मालेगांव मामला 17 साल तक अटका रहा। 17 साल की पूरी जांच के बाद आज 7 आरोपी बरी किए जाते हैं। जज का एक बड़ा स्टेटमेंट ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर दिखाई दे रही है, नैरेटिव ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। क्या दिखता है इसके पीछे का पूरा षड्यंत्र? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात है इस जो जजमेंट आज आया है कि एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहने की, और ये जो निर्णय आज आया है ये दीर्घकालिक है और इसका मुझे लगता है कि इसका जो परिणाम होंगे वो बहुत आगे तक जाएंगे। और उसकी वजह यही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, जैसे आज कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो उस वक्त भगवा आतंकवाद क्यों कहा गया और बार बार कहा गया। उसमें सरकार में रहे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने भी कहा है और उस वक्त के जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी कहा, और उसको बार बार प्रचारित किया गया। और जैसे साध्वी प्रज्ञा के बारे में हमने देखा कि उनको कितना टॉर्चर किया गया, उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अब ठीक से स्वस्थ कभी नहीं होंगी, सिर्फ चल रही हूँ, एक चलता फिरता हार्ड मास सिर्फ है। तो इस तरह से एक कई लोगों को लपेटने की कोशिश की गई थी। जो 7 लोग आरोपी बनाए गए, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को इसमें कोशिश की गई थी। गौड़ जी, सिर्फ कई लोगों तक सीमित नहीं था। अगर कर्नल पुरोहित और मेजर उपाध्याय को शामिल किया जाता है तो ये एक बड़ी साजिश, यानी कि इस हमले के साथ अगर ये साजिश थी एक नैरेटिव गढ़ने की, तो उसमें सेना तक को शामिल किया गया। बिल्कुल, इसमें 2 लोग इसमें सेना के शामिल उनको किया गया था, उन पर आरोप लगाया गया था। एक तो कर्नल पुरोहित थे और एक मेजर थे। तो अभी उनको सबको जो बरी इज्जत इनको बरी किया गया है। भारतीय सेना पर भी, जो भारतीय के सेना की मिलिट्री थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, उसको भी कटघरे में खड़ा किया गया था कि आर्मी ने कहीं न कहीं भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है और जो अभिनव भारत एक संस्था थी उसको सपोर्ट किया गया। और ये जो कर्नल पुरोहित हैं उनके घर में साजिश रची गई, वहाँ हथियार और जो ब्लास्ट थे वो उनको एकत्रित किया गया था।
और जब ये पूरी साजिश रची गई और एनआईए ने जब इसकी तहकीकात की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो कहीं भी नहीं मिली। उनकी जो चार चार्जशीट है, कहीं भी वो ये इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि ब्लास्ट कहाँ से आया, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई है वो कहाँ से आई, जो नाम कहा गया था कि ये प्रज्ञा के नाम पर ये मोटरसाइकिल है वो भी प्रूफ नहीं हुआ, उसकी जो चेसिस नंबर है वो बदली गई है, वो मिटाई गई है, दूसरी कोई और है। तो इस तरह से एक साफ साफ क्लियर हुआ कि ये एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था, एक नैरेटिव रचा गया था, जो आज कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि ये नैरेटिव गलत था। लेकिन इसमें एक और सवाल है कि 17 साल तक ये जो जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर ये प्रूफ नहीं हुआ कि इन 7 लोगों ने जिन पर आरोप लगे थे वो प्रूफ नहीं हुए, तो कौन लोग थे जिन्होंने ब्लास्ट किया? क्योंकि ब्लास्ट तो हुआ है, उसमें 6 लोगों की जान गई है, तो वो लोग कौन थे? वहाँ तक जांच एजेंसी नहीं पहुँची। इसका मतलब था, क्लियर था कि वो जांच एजेंसी को फोकस करना है भगवा आतंकवाद की तरफ और वो बदनाम करना है, और उसी साजिश का आज पर्दाफाश। तो क्या रोशन गौड़ जी, पीड़ितों को और 17 साल इंतजार करना पड़ेगा? यानी कि ये 17 साल की जो जांच थी, अगर हम ये माने कि एटीएस ने एक जांच की जिसे एनआईए कहती है कि वो सही जांच नहीं है, सबूतों का अभाव बताती है, तो 17 साल की एक पूरी जो मेहनत रही या जो पूरी तफ्तीश रही वो एक तरह से बेकार है। और आज जब कोर्ट कहता है कि ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन उसे अंजाम किन लोगों ने दिया है ये अभी तक नहीं साबित हो पाया। बिल्कुल, अब इनको ना जो इन्होंने फोकस किया था, जो इन्होंने अपना टारगेट कर रखा था इन 7 लोगों पर, इन्होंने दूसरी तरफ सोचा ही नहीं कि इस इन्वेस्टिगेशन को आगे भी लेकर जाना चाहिए। अगर इन लोगों ने नहीं किया है तो किन लोगों ने किया? और मुझे लगता है कि आज जैसे इन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो वो उनका अधिकार है, वो हाई कोर्ट जाएं, बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो नैरेटिव था वो नैरेटिव गलत था। और अब ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी, चाहे वो हाई कोर्ट के आदेश से हो या इसी कोर्ट के आदेश से हो, कि दोबारा से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे कि एक्चुअल में ये किया किसने, क्या ये नैरेटिव बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया या दूसरे लोगों ने किया और इन लोगों को उसमें फंसाया गया। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अब इस एंगल से होना चाहिए कि ये नैरेटिव किसने रचा, क्योंकि इसमें जो उस वक्त के सत्ताधारी दल था उसके लोग थे और जो ब्यूरोक्रेट भी थे जो उसमें सरकार में कांग्रेस सरकार में थे, तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और जो भगवा आतंकवाद का एक नया कॉइन इन्होंने किया था उसके बारे में भी जरूर इसका जो पूरी साजिश हुई थी, ये साजिश कहाँ हुई थी, हिंदुस्तान में हुई थी या हिंदुस्तान के बाहर हुई थी, उसका भी पर्दाफाश किया जाना बहुत जरूरी है। रोशन गौड़ जी, राजनीतिक पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पे हमलावर हो, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते हैं कि 7/11 के फैसले के बाद जब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मालेगांव ब्लास्ट का अभी फैसला आना बाकी है, आज फैसला आने के बाद उनका कहना है कि पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। हाँ, उनका कहना ठीक है, क्योंकि ये तो हम भी कह रहे हैं कि जब ये लोगों को, इन लोगों ने, ये जिन लोगों को दोषी माना गया, जिन लोगों को आरोपी माना गया था, उनको निर्दोष साबित कर दिया गया, तो साजिश तो किसी ने रची है, अपराध किसी ने किया है। जो 6 लोग उस ब्लास्ट में मारे गए हैं उनके तो कोई ना कोई हत्यारे हैं ही, तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ होनी चाहिए थी, जो असली गुनाहगार हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए था। तो वाकई ये बात सही है कि जो लोग असल में जिन्होंने अपराध किया है वहाँ तक जाँच अभी बाकी है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वहाँ तक जांच होनी चाहिए, तो आपको और भी चीज़ें पता लगेंगी, ये साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, इस चीज़ का भी आपको पता लगेगा। ठीक, रोशन लाल गौड़ जी, अभी सवाल और हैं, लेकिन उससे पहले आइए दर्शकों को एक बार टाइमलाइन भी बता दें, क्योंकि 17 साल का लंबा समय था जहां 3 एजेंसियों ने इस पूरे मामले की जाँच की है। 30 सितंबर सबसे पहले शुरुआत करेंगे 29 सितंबर 2008 को रात को 9:35 बजे मालेगांव में ये बम ब्लास्ट होता है। उसके बाद 30 सितंबर 2008 को इस मामले की एफआईआर दर्ज होती है मालेगांव में। 21 अक्टूबर 2008 को एटीएस को इस मामले की जांच सौंपी जाती है और लगातार एटीएस जांच करती है, जिसमें 20 जनवरी 2009 को एटीएस ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोपों को साबित करने के लिए 13 अप्रैल 2011 को एनआईए ने जांच अपने हाथों में ली। एटीएस के बाद इस जांच को 2009 के बाद एनआईए को सौंपी गई और 21 अप्रैल को एटीएस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी कई अपने पिछले आरोपों को एक तरह से एटीएस ने वापस लिए। एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, वो 2016 में, और 2017 में सभी आरोपी जमानत पर रिहा किए गए। 2017 के बाद अब 2018 30 अक्टूबर को 7 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए थे और 2018 3 सितंबर को पहला गवाह पेश हुआ।
इसके बाद लगातार सुनवाई के तहत सिलसिलेवार तरीके से इस मामले में 4 सितंबर 2023 को अंतिम गवाह संख्या 332 का परीक्षण किया हुआ 323 का और 12 अगस्त 2024 को गवाहों के बयान की प्रक्रिया पूरी की गई। 19 अप्रैल को एक तरह से ये पूरे इस पे जजमेंट को रिजर्व रख लिया था। 25 जुलाई 2024 से 27 सितंबर तक प्रोसिक्यूशन की बहस चलती रही इस पूरे मामले पे। तो लंबा सिलसिला चला है 17 साल का। 30 सितंबर 24 से 3 अप्रैल 25 तक डिफेंस की बहस पूरी हुई और 4 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक प्रोसिक्यूशन की जवाबी बहस हुई और 19 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया कोर्ट ने। 31 जुलाई 2025 यानी आज साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। रोशन गौर हमारे साथ मौजूद हैं। लंबी टाइमलाइन रोशन लाल जी, 17 साल की ये टाइमलाइन है जिसमें एजेंसियों ने अपनी जांच की, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े हमले अगर होते हैं जिन्हें आतंकवादी हमला कहा जाता है, भारत की वो संस्थाएं जांच करती हैं जिन पे सबको विश्वास है, ऐसे में 17 साल की जांच और एटीएस की जो प्रारंभिक जांच रही वो कैसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स में धीरे धीरे एक तरह से खोखली साबित हो रही थी। आज अगर 7 आरोपियों को बरी करती है एनआईए की कोर्ट और ये पाती है कि सबूत नाकाफी हैं, सबूतों ने सपोर्ट नहीं करा उन तमाम चार्जेस को, तो फिर इसको क्या माने? कितना विश्वास होता है इन तमाम एजेंसियों को? और एजेंसियों को लेकर सवाल 26/11 से भी होता है। आप जानते हैं एटीएस के बड़े अधिकारी उस 26/11 हमले में भी शहीद हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 17 साल का हमने इंतज़ार किया और उसके बाद भी जो अपराधी थे वो नहीं पकड़े गए और जिन पर आरोप लगाया गया उनको मुक्त कर दिया गया, यानी उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। तो ये सीधी सीधी बात, एक सवाल उठता है कि जो हमारी एजेंसियां थी, क्या उनको ऐसा कोई निर्देश मिला हुआ था कि उनकी अपनी जांच केवल इन्हीं 7 लोगों के इर्द गिर्द रखनी है और उससे बाहर नहीं जाना है? अगर वो जांच इन लोगों से बाहर भी जाती, जैसे उन्होंने टॉर्चर किया और ये बार बार खबरें आई, यार साध्वी प्रज्ञा ने तो क्या क्या नहीं कहा, उनके तो जो खून के आंसू हैं वो इसकी गवाही देते हैं कि किस तरह से उनका टॉर्चर किया गया। तो अगर उन्होंने टॉर्चर करने के बाद भी कुछ नहीं उगला, उनके पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, तो इन्होंने अपनी जांच को दूसरी तरफ क्यों नहीं ले गए? तो ये सवाल है। जिस दिन इस सवाल का जवाब मिलेगा कि ये जांच दूसरी तरफ क्यों नहीं गई, क्यों इन 7 लोगों तक सीमित रही, क्यों हमारे जो सेना के कर्नल साहब थे, हमारे जो मेजर साहब थे, वहाँ तक सीमित रखी गई, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको पता लगेगी कि ये जानबूझकर एक तरफ केवल सीमित किया गया था कि केवल यहीं तक आपको अपनी जांच रखनी है। और उसका नतीजा हमने देखा कि 17 साल बाद कुछ नहीं मिला। जो जिन पर आरोप लगाया गया था उनको निर्दोष साबित किया गया है और जिन्होंने एक्चुअल में जो ये कांड किया, जो अपराधी थे, वो अभी भी घूम रहे हैं। वहाँ तक जांच जानी चाहिए। रोशनलाल गौड़, 17 साल तक इन 7 आरोपियों ने अपने साथ एक कलंक को लेकर ये जीते रहे, जिसका उल्लेख साध्वी प्रज्ञा सिंह ने इस फैसले के आने के बाद अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में एक आतंकवादी घोषित कर दिए गए थे। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले दिन से ही, क्योंकि ऐसा प्रचार किया गया कि ये जो साध्वी हैं और ये फायर ब्रांड हैं और इन्होंने ये सारी साजिश रची, इनकी जो मोटरसाइकिल थी वो इन्होंने दी कि इसमें जो ब्लास्ट करो। और जो कर्नल साहब थे, देखिए आपको वो आर्मी के सर्विंग थे और जो मेजर साहब थे वो भी सर्विंग थे और उनको जेल डाला गया, उनको सर्विस से उस वक्त के लिए सस्पेंड किया गया था और बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन आ गई फिर बाद में उनको ज्वाइन कराया गया था। लेकिन वो पूरी अपने साथ अपने समाज में ये घूमते रहे कि वो आतंकवादी हैं। वो समाज में किस तरह से उन्होंने मुंह दिखाया होगा अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों को। और साध्वी जब ये चुनाव जीत कर आई थी भोपाल से, तो जब भी वो लोकसभा में कोई बात करती थी तो जो अपोजिशन के लोग हैं वो उन पर ताने कसते थे। तो 17 साल से जो एक पीड़ा को झेलते रहे हैं और एक जो उन पर दाग लगा था उस दाग को लेकर चल रहे थे। आज वो जो दाग था वो आज उनका धुल गया है। लेकिन जो असली अपराधी है वहां तक जरूर जांच जानी चाहिए। रोशनलाल गौड़ जी, क्योंकि जब हम क्रोनोलॉजी 17 साल की जांच एजेंसियों की बात करते हैं तो इसमें बात उस पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी की भी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले शिशिर आपसे एक सवाल, क्योंकि पीड़ितों का कहना है कि वो इस फैसले को अब चुनौती देंगे, इस पर आगे क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो डेवलपिंग अगर इसमें देखा जाए न्यूज़ यही है कि जो इसमें जो पीड़ित थे उनके द्वारा हालांकि ये कहा गया है कि
जिस प्रकार से 17 साल हुए उनको उम्मीद थी कि इसके बारे में जो है फैसला आ जाएगा और जाहिर सी बात है न्याय मिलेगा, लेकिन अब जिस प्रकार से बात सामने आ रही है कहीं ना कहीं आहत भी है। वो पीड़ित कह रहे हैं कि सबसे पहली बात, अगर जांच पे सवाल उठ रहे हैं तो 17 साल आखिर जांच एजेंसियां कर क्या रही थी, क्यों नहीं वो सबूत इकट्ठा कर पाई। और दूसरी बात इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो आरोप इसमें लगाए गए हैं पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है, लेकिन क्या पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से जो जस्टिस मिलना चाहिए था उन पीड़ितों को क्या वो नहीं मिल पाया है, ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो पीड़ित इस वक्त उठा रहे हैं। हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस बारे में कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आपने एक बात कही क्रोनोलॉजी की, उसमें और एक बात ये भी इसमें अगर देखा जाए हम जोड़ देंगे कि 2008 को हालांकि एटीएस को ये जो है पूरी जो मामला जो सौंपा गया था, जो एटीएस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन्होंने चार्जशीट भी फाइल की थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2011 में जो है फाइल की थी। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हालांकि ये पूरा केस था, लेकिन 2011 में केंद्र सरकार भी इसमें अगर देखा जाए उनका भी हस्तक्षेप हुआ और जिसके बाद एनआईए को यह जांच सौंपी गई थी। तो अब पॉलिटिकल जो सिनारियो उसमें यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से केंद्र राज्य के बात करें कांग्रेस की, उसके नेता जो है वो बयान दे रहे थे, साथ ही साथ केंद्र के तत्कालीन जो सत्ता पक्ष में बैठे थे नेता थे वो भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित है। क्या इस प्रकार से जो है सवाल अब उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरह, और साथ ही साथ बीजेपी के जो बाकी अन्य पक्ष उनके साथ जो खड़े उनके द्वारा भी जो है ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर, आपका भी और रोशन लाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मामले पे। मालेगांव ब्लास्ट 17 साल के बाद 7 आरोपियों को इंसाफ मिला है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं उनका ये कहना है कि वो इंसाफ से अभी भी दूर हैं। वो इसकी गुहार आगे भी लगाएंगे और इस पूरे फैसले को चुनौती देंगे। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक की।